नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। शेयर बाजार में गुरुवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिली। शुरुआती सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया, लेकिन ऊंचे स्तरों पर निवेशकों ने मुनाफा बुकिंग शुरू कर दी, जिससे बढ़त थोड़ी सिमट गई। दिन के अंत में सेंसेक्स 130 अंक ऊपर 84,556 पर और निफ्टी 23 अंक बढ़कर 26,891 पर बंद हुआ। सुबह निफ्टी ने 26,104 का इंट्राडे हाई बनाया था, जबकि सेंसेक्स 85,290 के नए 52 सप्ताह के उच्चतर स्तर तक पहुंच गया था। हालांकि बाद में सेंसेक्स अपने दिन के हाई से करीब 400 अंक नीचे फिसला। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में सेंसेक्स 1500 से ज्यादा और निफ्टी करीब 750 अंक बढ़ चुका है, यानी मार्केट में तेजी की लहर जारी है। आईटी शेयरों में शानदार खरीदारी देखने को मिली। इन्फोसिस 4% उछला क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स ने 18,000 करोड़ रुपए के बायबैक से बाहर रहने का फैसला किया। HCL टेक और TCS में भी 2% से ज्यादा की तेजी रही, जिसे आईटी सेक्टर ने पूरे बाजार को संभाले रखा। एक्सिस बैंक, टाइटन और टाटा मोटर्स जैसे दिग्गज शेयरों में भी 1% से ज्यादा की मजबूती दिखी। वहीं आयशर मोटर्स, इंटरग्लोब एविएशन, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट और इटर्नल जैसे शेयरों में 3% तक की गिरावट रही। RIL दिन के ऊपरी स्तर से 3% फिसल गया क्योंकि रूस से तेल आयात पर पाबंदियों की खबरों का असर दिखा। दूसरी ओर HPCL और इंडिगो जैसे शेयर क्रूड की तेजी से दबाव में आए और 2 से 3% नीचे बंद हुए। वोडाफोन आइडिया के शेयर में 6% की छलांग लगी क्योंकि सोमवार को AGR केस की सुनवाई होने वाली है, जिससे निवेशकों में उत्साह दिखा। भारत फौज को इंडियन आर्मी से कार्बाइन ऑर्डर मिला और शेयर 5% चढ़ गया। IEX में 4% से ज्यादा तेजी रही क्योंकि 30 अक्टूबर को मार्केट कपलिंग केस की सुनवाई तय है। लॉरस लैब्स के बेहतर नतीजों से शेयर 2% ऊपर गया और इन्फोएज भी IT सेक्टर के साथ मजबूत बंद हुआ। टेक्सटाइल शेयरों में 5 से 10% तक की तेजी रही क्योंकि US इंडिया ट्रेड डील से जुड़ी रिपोर्ट से सेक्टर में सकारात्मक सेंटिमेंट बना। वहीं गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर दबाव रहा और मुथूट फाइनेंस 3% गिरा। ब्रॉडर मार्केट में हल्की कमजोरी रही। BSE मिड कैप 0.2% और स्मॉल कैप 0.5% गिरा। कुल मिलाकर 2400 शेयर गिरे जबकि 1800 बढ़े। सेक्टोरल इंडेक्स में सिर्फ IT सेक्टर हरे निशान में रहा, जबकि बाकी सेक्टर्स में मुनाफा वसूली दिखी। बाजार की गिरावट के 3 बड़े कारण रहे। पहला, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली, क्योंकि लगातार 6 दिन की तेजी के बाद निवेशकों ने थोड़ा मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। दूसरा, क्रूड ऑयल में उछाल। ब्रेंट क्रूड 2.56% बढ़कर $64.19 प्रति बैरल पहुंच गया, जिससे महंगाई और आयात बिल को लेकर चिंता बढ़ी। तीसरा, ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत, क्योंकि जापान, चीन और हांगकांग के बाजार लाल निशान में रहे और अमेरिकी बाजार भी कमजोर बंद हुए। एनालिस्ट का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म करेक्शन सामान्य है। आगे बाजार की दिशा कॉर्पोरेट नतीजों, विदेशी निवेश के रुझान, क्रूड ऑयल और डॉलर की चाल पर निर्भर करेगी। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक निफ्टी के लिए 25,400 से 25,500 का जोन मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। अगर ये लेवल कायम रहता है तो बाजार में फिर से तेजी लौट सकती है और अगले सत्रों में इंडेक्स नए हाई की ओर बढ़ सकता है। प्रीमियर एनर्जीज ने पुणे की केसोलर एनर्जी में 51% हिस्सेदारी 86.7 करोड़ रुपए में खरीद कर सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंट्री कर ली है, जिससे कंपनी का रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो मजबूत होगा। भारती एयरटेल ने अपनी Q2 तिमाही के नतीजों की घोषणा के लिए बोर्ड मीटिंग 3 नवंबर 2025 को तय की है, जिससे निवेशकों को कंपनी की ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अपडेट मिलेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की बोर्ड मीटिंग 31 अक्टूबर को होगी, जिसमें Q2 नतीजों और FY24 के दूसरे अंतरम डिविडेंड पर फैसला किया जाएगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 6 नवंबर 2025 रखी गई है। सिप्ला ने एली लिली के साथ मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट किया है, जिससे भारत में टिर्जापिडाइड की दूसरी ब्रांड योर पीक लॉन्च होगी, जो कंपनी के फार्मा पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा। केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडियरी केन्स होल्डिंग ने जर्मनी की सेंसोनिक GmbH में 7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया है, जिससे ग्लोबल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन सेक्टर में उसका विस्तार होगा। साउथ इंडिया पेपर मिल्स ने पिछले साल के घाटे से उबरते हुए Q2 में 2.81 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि कारोबार से आय 101.77 करोड़ रुपए से बढ़कर 111.56 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है।
अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर एक और बड़ा हमला बोला है। जैसे ही इन नए प्रतिबंधों का ऐलान हुआ, रूस का शेयर बाजार मॉस्को एक्सचेंज करीब 3.5% गिर गया और रूबल भी डॉलर के मुकाबले कमजोर पड़ गया। इस झटके की सबसे बड़ी वजह बनी रूस की दो दिग्गज ऑयल कंपनियों रॉसनेफ्ट और लुकोइल। दोनों के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट आई, जिससे निवेशकों में डर और अनिश्चितता का माहौल बन गया। बाद में थोड़ी रिकवरी जरूर हुई, लेकिन भरोसा वापस नहीं आ सका। अमेरिका ने रॉसनेफ्ट और लुकोइल के साथ साथ उनकी सब्सिडियरी कंपनियों को भी सीधे निशाने पर लिया है। वॉशिंगटन का कहना है कि रूस शांति की दिशा में कोई गंभीर कदम नहीं उठा रहा, इसलिए उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी तेल और गैस एक्सपोर्ट को कमजोर करना अब जरूरी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसे रूस के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एनर्जी प्रतिबंध बताया। इस घोषणा के बाद वैश्विक तेल बाजार में भी जबरदस्त उथल-पुथल मच गई। WTI क्रूड 4% बढ़कर $60.86 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड 3.7% चढ़कर $65.95 प्रति बैरल तक पहुंच गया। दूसरी ओर यूरोपीय संघ ने भी रूस के खिलाफ अपना 19वां सैंक्शन पैकेज लागू कर दिया है। इस बार पहली बार LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात को भी प्रतिबंधों में शामिल किया गया है। यूरोपीय देशों ने जनवरी 2027 तक रूसी LNG खरीद पूरी तरह बंद करने का लक्ष्य तय किया है। इस पैकेज में 100 से ज्यादा तेल टैंकरों और कई वित्तीय संस्थानों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया है। सैंक्शन की खबर के बाद भारत में भी हलचल मच गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सरकारी रिफाइनर अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट और डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं, ताकि ये साफ हो सके कि उनकी मौजूदा तेल सप्लाई का कोई सीधा संबंध रॉसनेफ्ट या लुकोइल जैसी रूसी कंपनियों से नहीं है। एनर्जी एनालिटिक्स फर्म वॉटेक्सा की एक्सपर्ट एमा ली के अनुसार भारत को अब अपने सी बॉन्ड यानी समुद्री रास्ते वाले टर्म अग्रीमेंट छोड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि उन पर सैंक्शन का असर पड़ सकता है। वहीं चीन के पास पाइपलाइन के जरिए तेल लेने का विकल्प है, इसलिए वो कुछ सप्लाई जारी रख सकता है। अगेन कैपिटल के एनालिस्ट जॉन किल्डफ का कहना है कि अब भारत और चीन दोनों को अपने तेल की जरूरतों के लिए ओपेक देशों और अमेरिका की ओर रुख करना होगा। हालांकि सऊदी अरब जैसे देशों के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता जरूर है, लेकिन बढ़ती मांग की वजह से कीमतों में और तेजी देखी जा सकती है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर 2025 में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने के बजाय वर्चुअल माध्यम से भाग लेने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की आमने सामने की मुलाकात नहीं हो पाएगी, जिसकी उम्मीद समिट के दौरान थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां जा सकते हैं। व्यापार समझौते की आशा ने हाल ही में बाजार में एक सकारात्मक माहौल बनाया था, लेकिन ये मुलाकात रद्द होने से वो उम्मीद थोड़ी फीकी पड़ती दिखाई दे रही है, जिससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर रहे। कंपनी की कुल आय 16,241 करोड़ रुपए रही, जो सालाना आधार पर करीब 4% की ग्रोथ दिखाती है, जबकि नेट प्रॉफिट 2,694 करोड़ रुपए रहा। ये मार्केट अनुमान से थोड़ा ऊपर है। कंपनी का EBITDA 3,718 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन 22.9% पर स्थिर बना रहा, जो दिखाता है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बावजूद कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को कुशलता से संभाला है। कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 3% रहा, जो ग्रामीण इलाकों में धीरे धीरे रिकवरी की ओर इशारा करता है। सेगमेंट वाइज देखें तो ब्यूटी और पर्सनल केयर डिवीजन में 5% से ज्यादा की बढ़त रही, जबकि होम केयर और फूड सेगमेंट में हल्की सुस्ती रही। मैनेजमेंट ने कहा कि आने वाले महीनों में FMCG सेक्टर में मांग धीरे धीरे सुधर सकती है, खासकर रूरल मार्केट्स में। HUL ने निवेशकों के लिए 19 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर और पेमेंट डेट 19 नवंबर तय की गई है। कंपनी लगातार कैश रिटर्न देने की अपनी पॉलिसी पर कायम है। हीरो मोटोकॉर्प ने यूके के बाजार में एंट्री कर ली है, जो उसके लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। कंपनी ने लैंकाशायर की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी MotoGP के साथ साझेदारी की है और अपनी यूरो 5+ रेंज, जिसमें हंक 440 शामिल है, उसे लॉन्च करने का करार किया है। ये हीरो की 51वीं इंटरनेशनल मार्केट एंट्री है, जिससे यूरोप में उसकी मौजूदगी और मजबूत हुई है। हीरो की यूरो 5+ रेंज को खास तौर पर यूरोपीय बाजार की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हालांकि बाजार बंद होने के बाद ये घोषणा आई, लेकिन स्टॉक में 1% से ज्यादा की गिरावट रही और ये 5,587 रुपए पर बंद हुआ। अक्सो नोबेल को पश्चिम बंगाल GST विभाग से 63 लाख रुपए का शोकॉज नोटिस मिला है। ये नोटिस अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच की इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकृति से जुड़ा है। कंपनी का कहना है कि ये केवल नोटिस है और वो तय समय के भीतर अपने जवाब और दस्तावेज जमा करेगी। फिलहाल स्टॉक में 1.09% गिरकर 3,334 रुपए पर बंद हुआ है और पिछले एक साल में इसमें करीब 9.5% की गिरावट देखी गई है।
सिप्ला और एली लिली ने भारत में तिर्ज़ीपेटाइड की दूसरी ब्रांड यूरपीक लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। इस एग्रीमेंट के तहत सिप्ला भारत में इस दवा का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन करेगी, जबकि लिली इसका प्रोडक्शन और सप्लाई संभालेगी। यूरपीक का प्राइस लिली के मौजूदा ब्रांड मुंजारो के समान रहेगा। इसका मकसद भारत में इस दवा की पहुंच बढ़ाना है ताकि और अधिक मरीजों तक इलाज पहुंच सके। सिप्ला का शेयर 1.12% गिरकर 1645 रुपये पर बंद हुआ है। कोलगेट-पाल्मोलिव ने अपनी दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें मुनाफा 385 करोड़ से घटकर 327 करोड़ रुपए रहा। हालांकि ये गिरावट उम्मीदों के अनुरूप रही। कंपनी ने निवेशकों के लिए 24 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 3 नवंबर और पेमेंट डेट 19 नवंबर तय की गई है। पिछले कुछ सालों में कंपनी लगातार डिविडेंड देने की परंपरा निभा रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है। लॉरस लैब्स के नतीजा इस बार शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 20 करोड़ से बढ़कर 195 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी करीब 850% की बढ़त। रेवेन्यू भी 35% उछलकर 1653 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार के चलते कंपनी का EBITDA 403 करोड़ रुपए पर पहुंचा। नतीजों के बाद शेयर में 1.39% की तेजी आई और ये 940.70 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। बिरला सॉफ्ट के शेयर में अक्टूबर में 10% से ज्यादा की बड़ी तेजी देखी गई, जो मई 2021 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त थी। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और H-1B वीजा नियमों पर अमेरिकी प्रशासन की नई राहतों ने IT सेक्टर के शेयरों को बूस्ट किया है। ये राहत भारतीय IT कंपनियों के लिए राहत लेकर आई है, क्योंकि करीब 3 लाख भारतीय H-1B वीजा के तहत अमेरिका में काम कर रहे हैं। हालांकि 2025 में अब तक बिरला सॉफ्ट का शेयर 32% नीचे है, लेकिन ये उछाल निवेशकों के भरोसे की वापसी का संकेत दे रहा है। ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, क्योंकि कंपनी के सितंबर तिमाही के नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे। कंपनी की कमाई सालाना आधार पर 61% बढ़कर 433 करोड़ रुपए पहुंच गई, जबकि मुनाफा 2 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 29.5 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का EBITDA 83% बढ़कर 50 करोड़ रुपए पहुंच गया और मार्जिन 10.2% से बढ़कर 11.5% हो गया। कंपनी के पास अब 655 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। IPO के वक्त कंपनी ने 504 करोड़ रुपए जुटाए थे और अब उसका प्रदर्शन दिखा रहा है कि बिजनेस तेजी से पटरी पर आ गया है। वर्धमान टेक्सटाइल्स के तिमाही नतीजों में मुनाफे में थोड़ी गिरावट रही, जो 197 करोड़ से घटकर 187 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन कंपनी ने खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए अपना ऑपरेटिंग मार्जिन बेहतर बनाए रखा। कमजोर मांग के बावजूद 13.5% का EBITDA मार्जिन बताता है कि कंपनी की नींव मजबूत है और वो सेक्टर में सुधार की राह पर है। आज शेयर 5% से ज्यादा की तेजी के साथ 430 रुपए पर बंद हुआ है। येस बैंक पर घरेलू ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज ने बैंक के Q2 नतीजों को लेकर सतर्क रुख अपनाया है और कहा है कि सुमिटोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉर्पोरेशन के पास भले ही 24.2% हिस्सेदारी है, लेकिन प्रोमोटर टैग की अनुपस्थिति बैंक के वैल्यूएशन को सीमित कर सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि Q2 में बैंक की ऑपरेटिंग अर्निंग्स घटी, ROA 0.6% पर आ गया और लोन ग्रोथ कमजोर रही। हालांकि कासा रेशियो में लगातार सुधार बैंक की फंडिंग स्ट्रक्चर को मजबूत बना रहा है। ब्रोकरेज ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट 22 रुपए तय किया है। कोस्टल कॉर्पोरेशन के शेयरों में 20% का ऊपरी सर्किट लगा, क्योंकि इसकी सब्सिडरी कोस्टल बायोटेक को 361 करोड़ रुपए के एथेनॉल सप्लाई ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने हाल ही में ओडिशा स्थित अपने नए एथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन पूरा किया है और अब जल्द ही कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। इस खबर से निवेशकों में कंपनी को लेकर उत्साह बढ़ा है। तेजस नेटवर्क्स के शेयरों में गिरावट जारी है, लेकिन कंपनी भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट के तहत बड़े नेटवर्क अपग्रेड की दिशा में काम कर रही है। NCC के साथ साझेदारी में ये देश के कई राज्यों में 30,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने का काम कर रही है। हालांकि लगातार घाटे और कमजोर रेवेन्यू के कारण फिलहाल स्टॉक दबाव में है, लेकिन प्रोजेक्ट्स के चलते कंपनी के लंबे समय के ग्रोथ की उम्मीद बरकरार है। PI इंडस्ट्रीज के शेयरों में खबर आते ही तेजी आई, क्योंकि कंपनी ने अपने फार्मा CDMO बिजनेस में बड़ा कदम उठाया है। इसकी यूनिट PI हेल्थ साइंस ने अमेरिकी कंपनी बायोक्रिस्ट फार्मास्यूटिकल्स को ऑर्लेडियो दवा के लिए इंटरमीडिएट की सप्लाई शुरू की है। ये प्रोजेक्ट PI इंडस्ट्रीज के लिए फार्मा सेक्टर में बड़ी छलांग माना जा रहा है, क्योंकि कंपनी अब एग्रोकेमिकल्स के साथ फार्मा इंटरमीडिएट्स और API मैन्युफैक्चरिंग में भी तेजी से विस्तार कर रही है। ये दवा एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी HAE के इलाज में इस्तेमाल होती है और इसकी ग्लोबल बिक्री तेजी से बढ़ रही है। ब्रोकरेज हाउसों के मुताबिक अगर फार्मा डिवीजन अगले 2 साल में ब्रेक इवन हासिल कर लेता है, तो कंपनी की कमाई और मार्जिन दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
AGI इंफ्रा लिमिटेड ने अपने विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के बोर्ड ने अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने की मंजूरी दी है, जो पब्लिक इशू, राइट्स इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट जैसे विकल्पों से किया जा सकता है। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी अपने चल रहे और आने वाले रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए करेगी, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। कंपनी ने साथ ही अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को 15 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है और NRI व OCI निवेश सीमा बढ़ाने की भी योजना बनाई है। टाटा सन्स के IPO पर अब रोक लग गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ट्रस्ट्स के दोनों गुटों ने मिलकर फैसला किया है कि फिलहाल टाटा सन्स को लिस्ट करना समूह के हित में नहीं है, क्योंकि इससे कंट्रोल कमजोर हो सकता है। SP ग्रुप, जो कंपनी में करीब 18% हिस्सेदारी रखता है, IPO के लिए लगातार दबाव बना रहा था ताकि अपनी हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटा सके। इस हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 15 से 2 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं नोएल टाटा ने SP ग्रुप पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज क्यों लिया और उसका इस्तेमाल कहां हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि पारिवारिक रिश्तों से ज्यादा यहां बिजनेस हितों को तवज्जो दी गई है। भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। इन सौदों में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के लिए कई हाईटेक हथियार और सिस्टम शामिल हैं। थलसेना को नाग मिसाइल मार्क 2, ग्राउंड बेस्ड ईलिंट सिस्टम और हाई मोबिलिटी वाहनों की मंजूरी मिली है। नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स, एडवांस टॉर्पीडो और स्मार्ट गोला बारूद जैसे उपकरण मंजूर किए गए हैं। LPD जहाजों की मदद से नौसेना, थलसेना और वायुसेना के साथ संयुक्त ऑपरेशन चला सकेगी। वहीं वायुसेना को लॉन्ग रेंज टारगेट सिस्टम मिलेगा, जो स्वचालित रूप से टारगेट की पहचान कर उसे नष्ट करने की क्षमता रखता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, L&T डिफेंस, भारत डायनामिक्स और अशोक लीलैंड डिफेंस जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो मिसाइल, टॉर्पीडो, हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सप्लाई करती हैं। वजीर एक्स ने बड़ी वापसी का ऐलान किया है। कंपनी 24 अक्टूबर से फिर से ऑपरेशन शुरू कर रही है, जिसे सिंगापुर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी है। इस प्रक्रिया को ज्यादातर क्रेडिटर्स ने समर्थन दिया है। शुरुआत में वजीर एक्स ने ट्रेडिंग फीस पूरी तरह माफ करने का ऑफर दिया है, ताकि यूजर्स दोबारा प्लेटफॉर्म पर लौटे और ट्रेडिंग बढ़े। कंपनी ने अपने यूजर्स की फंड्स की सुरक्षा के लिए अमेरिकी डिजिटल एसेट कस्टडी कंपनी BitGo के साथ साझेदारी की है। नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉरपोरेशन यानी NECC के शेयर में लगभग 20% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी को टाटा स्टील से 5 साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए स्टील ढुलाई का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सौदा कंपनी की EV लॉजिस्टिक्स बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। कंपनी की तिमाही आय 69.25 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 1.78 करोड़ रुपए, जबकि EBITDA रुपए 5.46 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी की रेटिंग को IND BBB पर बरकरार रखा है, जो इसके स्थिर प्रदर्शन और मजबूत ग्राहक आधार को दिखाता है। सात्विक ग्रीन एनर्जी तेजी से बढ़ती सौर ऊर्जा कंपनी है, जिसने IPO के बाद शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी 26 सितंबर को 465 रुपए के इशू प्राइस पर लिस्ट में थी और अब इसका शेयर रुपए 533 तक पहुंच गया है। सिर्फ एक तिमाही में कंपनी की आय 920 करोड़ रुपए रही, जो 272% की ग्रोथ दिखाती है, जबकि EBITDA में 346% की जबरदस्त उछाल आई है। सात्विक ने अंबाला में 1 गीगावाट का नया प्लांट शुरू किया है और ओडिशा में 2026 तक 4 गीगावाट की नई सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना है।